आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सेंटर ऑफ मास। अगर बच्चों आप लोग इस टॉपिक का कंप्लीट इनसाइट जानना चाहते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास, कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अपना टाइम आपको थोड़ा सा यहाँ पर तो देना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि क्या है ये सेंटर ऑफ मास। जैसे कि आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ऑन अ बॉडी from where its entire mass is assumed to be concentrated। अब बच्चों ये डेफिनेशन हमसे बोल क्या रही है, देखिए डेफिनेशन काफी सिंपल है। बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां से वो बॉडी कंप्लीटली बैलेंस हो सके, या फिर बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां से उसके कंप्लीट मास को हम लोग कंट्रोल कर सकें, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। आइए हम इसे एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है शीट, ओके इस शीट को हमें अब बच्चों बैलेंस करना है, या फिर मैं कह सकता हूं इस शीट का मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो कैसे हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं, चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास इजीली अगर हमें ढूंढना है, तो अगर मैंने इसको इस मार्कर के ऊपर बैलेंस कर लिया ना, तो वही पॉइंट जो होगा इस शीट का बच्चों सेंटर ऑफ मास होगा। अब आप देखते जाइएगा, देखिए ये बच्चों मैंने ढूंढ निकाला इस प्लेन शीट का सेंटर ऑफ मास। आप देख सकते हैं कि मैंने इस शीट को इस पॉइंट पर बैलेंस कर दिया है, यानी मैंने इस शीट के बिखरे हुए मास को, मास इस शीट का हर जगह है, और मैंने इस मास के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला जहां से मैं इस कंप्लीट मास को कंट्रोल कर पा रहा हूं। तो बच्चों मास का वो सेंटर जहां से उस बॉडी को आप कंट्रोल या बैलेंस कर सकें, या उसके कंप्लीट मास को एज्यूम कर सकें, दैट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। अब यही नहीं, और एग्जांपल हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट है ये रॉड। अगर मुझे इस रॉड को बैलेंस करना है, बैलेंस छोड़िए, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है कि कहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो देखिएगा इसमें बहुत सिंपल ट्रिक होता है। अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो दोनों तरफ से आप लोग अपने हाथों को नज़दीक लाइए, और जहाँ पर भी आपके हाथ आके ज्वाइंट होंगे वहीं होगा इसका सेंटर ऑफ मास, यानी यहाँ कहीं, ठीक है, दिस वन साइड। आप देख सकते हैं ये पाइप यहाँ पर हो चुका है बैलेंस। थोड़ा सा और एग्जैक्ट हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। दैट्स ओहो, रुकिए, हम लोग जब तक ट्राई करेंगे बच्चों जब तक हम में जान है, ओके रुकिए वापस से स्टार्ट करते हैं। ये होगा हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अब प्रॉपर है ये थोड़ा। तो आप देख सकते हैं पाइप का ये ऐसा पॉइंट है जहां से आप पाइप को बैलेंस कर पा रहे हैं। इस पाइप के कंप्लीट मास को आप इस पॉइंट से होल्ड कर सकते हैं। तो यही पॉइंट इस पाइप का है बच्चों, क्या, सेंटर ऑफ मास। अब इस सेंटर ऑफ मास में क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा लोचा होता है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी आप देख सकते हैं ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह इक्वल मास फैला हुआ है। अगर मैं इसका ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिगाड़ दूं, कैसे बिगाड़ सकते हैं, देखिए, अगर कहने का मतलब है, इतने हम कठिन शब्दों में बात नहीं करेंगे, सिंपल सी बात आपको समझाएंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक पाइप है बच्चों। अगर मैं इस पाइप के एक एंड पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मास और लगा दूं, हमारे पास ये कुछ वेट हैं, हम लोगों ने इस पाइप के इस एंड पर इन वेट्स को लगा दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या पाइप का ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। क्या अब हम इस सिस्टम को, अब ये कंप्लीट, ये जो हिस्सा है बच्चों, ये जो मास मैंने अभी लगाया है ना, ये भी इसका हिस्सा बन गया है। अब मुझे ये देखना है क्या हम इस कंप्लीट पाइप को इसी जगह से बैलेंस कर सकते हैं या नहीं। आंसर इज नो। आप देख सकते हैं गिर जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम ढूंढना चाहते हैं बेटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास होने वाला है एक ऐसी जगह, देखिए आप खुद देखते रहिएगा कहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ मास। और ये हमने ढूंढ निकाला बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये है बच्चों इस पाइप का अब एक न्यू सेंटर ऑफ मास। देखिए दिस वन इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पाइप, यानी हमने अप्रोक्सीमेट ढूंढ निकाला है। यहां से आप देख सकते हैं हम इस पाइप को बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर यहां सेंटर ऑफ मास कैसे आ गया, अभी तो यहां था, यहां कैसे आ गया, ये क्या मैजिक हुआ। अब इसी मैजिक को हमें समझना है।
तो इस मैजिक का आंसर अगर मैं रिवील करूं बहुत सिंपल सा है, आप भी समझ गए होंगे कि जब कभी भी बच्चों किसी यूनिफॉर्म बॉडी का एक तरफ से मास ज़्यादा होने लगता है, कहने का मतलब ये पाइप है और अगर इस पाइप के एक एंड पर मास ज़्यादा होने लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा लालची होता है। वो क्या करता है, अपने आप को उधर ले जाता है जहां हैवी मास है, और हैवी मास इधर तो है नहीं, इधर साइड है, इधर एक्स्ट्रा मास आ गया, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर आ जाता है हैवियर मास साइड, तभी ये यहाँ से बैलेंस हो पा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है बच्चों हमारा सेंटर ऑफ मास का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि सेंटर ऑफ मास होता तो है, चलिए समझ गए सर हम कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप सर्कस गए होंगे तो वहां पर जो जोकर होते हैं वो बॉल को घुमाते हैं, अपनी उंगली पर स्पिन करते हैं। ठीक है, तो बॉल को जब स्पिन किया जाता है तो बॉल का भी वहां सेंटर ऑफ मास ढूंढा जाता है, तभी वो स्पिन होती है। तो ये सेंटर ऑफ मास था। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, सेंटर ऑफ मास अपने आप को क्या करता है, देखिए इस पॉइंट को हम लिखना चाहेंगे। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, यहां पर मान लीजिए एक मास पार्टिकल है m1 और इसको कनेक्ट किया हुआ है मैंने दूसरे मास पार्टिकल m2 से। अगर ये मासेस बेटा बराबर हुए ना, इफ m1 बराबर m2, तो इनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट यहाँ मिड पर होगा। ठीक है, सेंटर पर। दिस इज द लोकेशन ऑफ COM। COM मीन्स सेंटर ऑफ मास। कब होगा ये यहाँ पर, जब मासेस दोनों कैसे होंगे, इक्वल। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन है अगर सर एक तरफ हैवी मास आप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ लाइटर मास है, ये है m1 और ये है m2। अब कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ पर बेटा मास फर्स्ट ग्रेटर है, ठीक है, एज कंपेयर टू m2, ये मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अब मास ज़्यादा था तो अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया COM हैवी मास साइड शिफ्ट होगा, तो ये ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा COM कहीं यहाँ पर पाया जाएगा इस बार, दैट इज आर COM पोजीशन। तो आई होप आपको COM के बारे में थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और सेंटर ऑफ मास बनाने की कोशिश करते हैं अलग अलग शेप का। अगर हमारे पास मान लीजिए एक आता है रेक्टेंगुलर शेप, अभी जैसे मैंने आपको बैलेंस करके भी दिखाया था, रेक्टेंगुलर शेप का जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है वो वहां पर होता है। इसको कैसे ढूंढेंगे आप, इसको आप ऐसे ढूंढ सकते हैं, जब हम रेक्टेंगुलर के अपोजिट कॉर्नर से डायगोनल खींचें ऐसे, और एक डायगोनल आप यहां से खींचिए, जहां पर ये दोनों डायगोनल बच्चों कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर होता है COM ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ओके, अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं, किसकी बात करें अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगुलर शीट की। आपके पास मान लीजिए एक ट्राइंगुलर शीट है, ठीक है, इस ट्राइंगुलर शीट का आप लोग COM ढूंढना चाहते हैं कहाँ होगा, तो आप लोग क्या करिए, इस ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना शुरू करिए, फर्स्ट परपेंडिकुलर, सेकंड परपेंडिकुलर एंड थर्ड। और जहां बच्चों ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही पॉइंट होगा COM। ये है आपका COM ऑफ दिस शीट। नेक्स्ट, और अगर हम बात करें, हमारे पास बच्चों अगर सिलेंडर है और सिलेंडर का मान लेते हैं हाइट कितना है हमारे पास h, और इस सिलेंडर का अगर मुझे COM ढूंढना है कहाँ होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों इसकी हाफ हाइट पर, यहां कहीं। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, आप सिलेंडर के दोनों कॉर्नर से डायगोनल खींच दीजिए ऐसे, ठीक है, और जहां पर भी ये कट करेंगे वहीं होगा COM। ये जनरली h/2 हाइट पर होगा, ये h अगर हाइट है सिलेंडर की तो हाफ हाइट पर आपको मिल जाएगा COM ऑफ सिलेंडर। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम रिंग की बात करें बच्चों, रिंग की अगर हम बात करें तो रिंग के केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल रिंग के सेंटर पर होता है, यहां। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन बनता है बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि सर अभी आपने शीट दिखाया, देखिए ये है शीट, और इस शीट का मास आप देख सकते हैं कंप्लीटली फैला हुआ है, ठीक है, और इस मास पर हमने सेंटर ऑफ मास ढूंढा, वो इसके मास पर ही था। ऐसे ही हम लोगों ने
ऐसे ही हम लोगों ने बच्चों पाइप का सेंटर ऑफ मास ढूंढा, और पाइप का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ था, इसी मास के ऊपर, यानी इसी पाइप के मास के ऊपर। बट अब कुछ इंटरेस्टिंग क्या सर, अब कुछ ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। रिंग के केस में जरा आइए, रिंग का मास देखिए कहां पर है, रिंग का मास यहां फैला हुआ है, ठीक है, यहां तो कुछ होता नहीं है, यहां तो खाली जगह है भाई, पर सेंटर ऑफ मास देखिए इस बार आउटसाइड द बॉडी है। अभी तक सारे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ थी, ऑन द बॉडी, बट रिंग के केस में जरूरी नहीं है रिंग का ही केस हो, अभी आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे, कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर COM आउटसाइड द बॉडी लाई करता है। तो यहाँ रिंग के केस में जो हमारा COM है वो बेटा कहाँ लाई करता है, आउटसाइड द बॉडी, या फिर हम लोग कह सकते हैं आउटसाइड द मास, यानी जो मास है ना उसके ऊपर लाई नहीं करने वाला, मास से बाहर। मास रिंग का ये रहा, यहां मास नहीं है रिंग का, मास से बिल्कुल बाहर अगर आप जाओगे यू विल गेट COM ऑफ रिंग। तो बच्चों ये कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के मैंने आपको COM बताए कि कैसे आप लोग COM बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं, किसका COM आउटसाइड लाई करता है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर COM आपने अभी बताया था एक ऐसा पॉइंट जहां से हम बॉडी को बैलेंस करें, बट रिंग के केस में तो रिंग बैलेंस ही नहीं होगी फिर अगर COM यहां लाई करा। बेटा रिंग को अगर आप बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इस तरीके से 2 रॉड लगा दीजिए, जैसे आप ये 2 रॉड लगाएंगे ना तो इस रिंग को आप यहीं से बैलेंस करोगे, जैसे बिल्कुल साइकिल में होता है, साइकिल का पहिया क्या है, रिंग, और उस पहिए को जब आप रोटेशनल मोशन देते हैं तो यहां देखा होगा कुछ ऐसे करके आयरन की स्पोक्स जाती हैं, वही बैलेंस करती हैं उस टायर को। तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ COM, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास है एक बर्निंग क्वेरी। क्या है ये बर्निंग क्वेरी, अक्सर पूछा जाता है कि वाई COM, यानी हमको COM की जरूरत क्यों है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों ये एक स्पेशल पॉइंट माना गया है। अब देखिए बच्चों इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, यहां पर इसको इसलिए पढ़ा जा रहा है जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक रॉड है और इस रॉड का COM यहां पर है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, नो डाउट COM यहां पर होगा। अब बेटा यहां पर क्या होता है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रॉड को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, ठीक है, इस रॉड को मैं ऊपर फेंक रहा हूं स्पिन करते हुए, जैसे ये देखिए एक रॉड है, इस रॉड को हम लोग इस तरीके से ऊपर फेंक रहे हैं लाइक दिस। अब जब हम लोग इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसने एक मोशन किया, और जब कोई बॉडी मोशन करती है बेटा तो वो मोशन करते वक्त एक ट्रेजेक्ट्री बनाती है। ट्रेजेक्ट्री मतलब एक ऐसा रास्ता क्रिएट करती है जिसे हमें ड्रॉ करना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए मैं इसका सेंटर ऑफ मास पे ध्यान ही ना दूं, इसका अभी मोशन कहाँ है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इन अपवर्ड, हम लोगों ने इसे ऊपर की तरफ फेंका। अब जैसे हम लोग इस रॉड को ऊपर की तरफ फेंकते हैं स्पिन करते हुए, मान लेते हैं किसी ने कहा सर हम तो इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री को डिजाइन करने के लिए। अब देखिए जब आप इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे ना इसकी ट्रेजेक्ट्री को डिजाइन करने के लिए, तो आप खुद सोचिए पॉइंट यहाँ है। अब जब आप इसे ऊपर भी फेंक रहे हैं और ये स्पिन भी कर रहा है तो ये पॉइंट भी घूम रहा होगा, एक कौन सा मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है, इस तरीके से ये जो पॉइंट है। अब जब आप इसका ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे तो बेटा देखिए क्या होगा, इस तरीके से ये ट्रेजेक्ट्री ऐसा कुछ जाने वाला है, एक खतरनाक ट्रेजेक्ट्री, यानी ये एक ऐसा ट्रेजेक्ट्री है जिसके ऊपर स्टडी करना बहुत टफ हो जाएगा। तो हम लोग एक सिंपल सी ट्रिक ढूंढी, क्या कि हम लोग पहले तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं, ठीक है, और अभी बताया था सेंटर ऑफ मास इधर होगा, और जब आप इसे ऊपर फेंकेंगे ना तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास यहीं रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, और जब ये घूमेगा तो बच्चों ये अपनी जगह ही मौजूद है, इसके अंदर इस तरीके से हेलिकल शेप नहीं बनने वाली। तो आप देख सकते हैं बॉडी का जो COM है ना, जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो वो COM ये इस तरीके का ट्रेजेक्ट्री नहीं बनाएगा, वो कुछ बनाएगा इस तरीके से, देखिए COM वहीं रहने वाला है और एक ट्रेजेक्ट्री बनेगी स्ट्रेट लाइन। अब आप लोग बताइए ये ज़्यादा बेटर है, स्ट्रेट लाइन या फिर ये हेलिकल शेप। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी भी किसी भी बॉडी के मोशन को दिखाते हैं और उसकी ट्रेजेक्ट्री जब बनाते हैं तो हम उसके सेंटर ऑफ मास से उस ट्रेजेक्ट्री को डिजाइन करते हैं, ना कि उसके रैंडम पार्टिकल से। और अगर आप बॉडी के रैंडम पार्टिकल को लेने लग जाएंगे ना तो बेटा आप इतनी कंफ्यूजन में फंस जाएंगे, इतना मुश्किल हो जाएगा उस मोशन को समझना कि फिर जितना अभी डर लग रहा है फिर तो आप लोग किताबें ही
फेंक देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस पॉइंट को नहीं लेते हैं, हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं जनरली, सेंटर ऑफ मास। इससे देखिए कितना प्यारा ट्रजेक्टरी बना, और इससे कितना गंदा ट्रजेक्टरी बन रहा है। इसके ऊपर आप कहेंगे सर ये तो सुंदर है, सुंदर है, पर ज़्यादातर सुंदर चीज़ें ही कभी कभार धोखा दे देती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, इस पर जाइएगा, इस पॉइंट पर, और ये एक स्ट्रेट ट्रजेक्टरी आपको डिज़ाइन करके देगा, और इसके ऊपर मैथ्स लगाना, फिजिक्स लगाना बहुत आसान हो जाएगा। यही नहीं, काफ़ी हमारे पास एग्जाम्पल है। देखिए नेक्स्ट वन, अगर हम लोग एक कैनन लें, ठीक है, कैनन मीन्स तोप, इस कैनन से हम लोगों ने एक बॉल फायर किया। अब हम लोग इस बॉल का ट्रजेक्टरी डिज़ाइन करना चाहते हैं कि ये बॉल जाएगी कैसे। अब आप बच्चों अगर इसका सेंटर ऑफ मास नहीं लेते, बॉल का कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं, ठीक है, जैसे रैंडम पॉइंट मान लीजिए ये ले लिया आपने, तो जब बॉल बेटा फायर होगी तो वो स्पिन भी करेगी, ठीक है। तो जब आप उसका ट्रजेक्टरी बनाएंगे तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा। अगेन वेरी टफ, माइंड बॉगलिंग ट्रजेक्टरी। अब इस ट्रजेक्टरी को हम तो नहीं पढ़ने वाले, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी ट्रजेक्टरी डिज़ाइन करते हैं। हम लोग इस बॉल का लेने वाले हैं COM, और COM लेने से देखिए एक स्ट्रेट कर्व इस तरीके से डिज़ाइन होगा, इसको बोलते हैं पैराबोला। ये जो शेप आपको दिख रही है डॉटेड लाइन से, दैट इज पैराबोला। और इस शेप के ऊपर मैथ्स लगाना, इसे स्टडी करना बहुत सिंपलर है एज कंपेयर टू दिस वन। तो आई होप ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, क्यों COM हमें चाहिए, क्यों हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ये क्वेश्चन कि COM क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें, ठीक है। अब चलिए बच्चों मास मूवमेंट के बारे में सीखते हैं। मास मूवमेंट क्या होता है, देखिए सेंटर ऑफ मास ढूंढने का तरीका मैंने बताया था, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स में डायगोनल जहां कट करें यू विल गेट COM। बट कभी कभार बच्चों मास जब अलग अलग होता है, जैसे आप देख सकते हैं मास में एक वेरिएशन है, और हमारा सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स हैवियर मास होता है अगर m1 ग्रेटर है m2 से, और सपोज करते हैं ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से x है और ये y है। अब मान लीजिए अभी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, सपोज कर लेते हैं अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, बट अलग अलग मास है इतना पता है, हमें ये नहीं पता ये पॉइंट COM है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के केस में अगर हम COM ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड मास मूवमेंट। इस मास मूवमेंट मेथड में क्या होता है, हम लोग पहली बॉडी का मास लेते हैं, और जो आपने पॉइंट एज्यूम किया है अभी कि ये सेंटर ऑफ मास हो सकता है, उस पॉइंट से इस बॉडी तक की जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये वैल्यू अगर बराबर आती है m2 मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ दूरी फ्रॉम द पॉइंट दैट यू एज्यूमिंग इज COM y, अगर ये बराबर आ जाती हैं बच्चों, अगर ये बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब ये अज्यूम्ड पॉइंट ही क्या है हमारा, COM। मास मूवमेंट बच्चों एक सिंपल सा मेथड है जिससे आप लोग सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखे, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये जो मास मूवमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम Z से डिनोट कर रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी, मास मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स COM इज ऑलवेज जीरो। तो बच्चों देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है, अगर हमारा मास मूवमेंट यानी m1x प्लस m2y इसका सम अगर हमारा जीरो आता है तो इसका मतलब ये जो हमारा एज्यूम्ड पॉइंट है यही हमारा COM होगा, ठीक है। हमने क्या अभी कंसिडर किया था कि ये एक रफली हमने पॉइंट माना हुआ था, हमें नहीं पता था ये COM है या नहीं। हम लोगों ने डिस्टेंस ली मासेस से, इस पॉइंट से, इस तरीके से प्रोडक्ट किया, और अगर ये अलजेब्रिक सम जीरो आता है देन इसका मीन्स है कि वो हमारा COM पोजीशन है, या फिर कह सकते हैं बराबर आता है, ठीक है। तो ये इसका मैंने आपको वेक्टर फॉर्म लिखकर दिखाया है सेंटर ऑफ मास की कंडीशन में। तो सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट मास मूवमेंट का। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं कैसे सेंटर ऑफ मास को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास अलग अलग मासेस हैं कुछ इस तरीके से, ये है हमारा एक कार्टेशियन प्लेन, m1 मास, इधर है हमारा m2 मास, इधर है m3 मास एंड सो ऑन, यानी हमारा एक डिस्क्रीट मास है। हम लोग अभी सेंटर ऑफ मास निकालना सीख रहे हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं छोटा छोटा मास है, हर जगह फैला हुआ है। अब इनकी लोकेशन एज्यूम कर लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट से। इस मास की लोकेशन है r1 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं। इसका पोजीशन है मान लीजिए r2 वेक्टर, इसका पोजीशन है r3 वेक्टर। अगर और भी मासेस हैं तो उनका भी पोजीशन हम लोग ले लेंगे, और सपोज कर लेते हैं इन तीनों मासेस का जो ओवरऑल COM मिला वो कहीं यहाँ था रफली,
इधर साइड ये है COM पोजीशन ऑफ दीज डिस्क्रीट मास सिस्टम। और बच्चों इस COM का जो पोजीशन है हम लोग इस रेफरेंस से कंसिडर कर रहे हैं RCOM, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि आप कैसे निकालोगे ये जो इस डिस्क्रीट मास का COM है ये कितना दूरी पर है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, हम लोग अभी डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। RCOM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस, यानी आपको करना क्या है बच्चों, मास लेना है और उसकी जो पोजीशन है रेफरेंस से उससे मल्टीप्लाई कर दे, प्लस M2R2 प्लस M3R3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। प्लस लास्ट में क्या लिख सकते हैं आप लोग, Mn R सफिक्स में n, अगर n मासेस है। और डिवाइड में हम लोग क्या लेते हैं, सभी मासेस का सम, जितने भी डिस्क्रीट मासेस यहाँ पर फैले हुए हैं। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा COM। ये तरीका है COM निकालने का। कैसे हम लोग COM निकालते हैं, क्या था तरीका, देखिए डिस्क्रीट मास फैला हुआ है, आप इसका कहीं ना कहीं COM होगा, तो आपने COM रफली मान लिया और उसकी पोजीशन ले ली RCOM। RCOM बराबर पहला मास इनटू उसकी पोजीशन वेक्टर M2 यानी दूसरा मास, उसका पोजीशन, ऐसे ही प्रोडक्ट करते जाना है जितने भी मासेस है, और नीचे आप मासेस का एल्जेब्रिक सम लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग COM कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों ये तो है फॉर्मूला, जब आपको अप्लाई करना है जब आपको पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म दी जाए, ठीक है। व्हेन पोजीशन ऑफ मासेस इन वेक्टर, जब आपके मासेस की जो पोजीशन है वो वेक्टर फॉर्म में हो। बट अगर मान लीजिए आपके जो मासेस हैं वो कुछ इस तरीके से हो, जैसे ये है आपका मान लीजिए फर्स्ट मास और इसका लोकेशन है x1 y1, ये है आपका M2 मास, इसका लोकेशन है x2 y2, 2D प्लेन में अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और इनका यहाँ से रेफरेंस पॉइंट है ये। अब इसका COM मान लीजिए यहाँ कहीं है, दैट्स द COM। अब इस COM की पोजीशन आप कैसे निकालेंगे इन दोनों डिस्क्रीट मास के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएं तो यहाँ पर बच्चों COM की जो पोजीशन होगी वो देखिए कैसे निकलेगी। इस COM की आप लोग क्या करेंगे, दूरी लेंगे x एक्सिस से कितनी है, यानी XCOM, और फिर इसकी हाइट देखेंगे, ये COM कितनी ऊंचाई पर है, वर्टिकल, YCOM। और अगर आपने इसके ये कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए XCOM और YCOM, तो यही आपका लोकेशन होगा बेटा COM का। अब इनको कैसे निकालते हैं देखिए, अगर हमें XCOM निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, M1x1 प्लस M2x2 और जितना भी है, ठीक है, अपॉन एल्जेब्रिक मासेस का सम, लाइक दिस। और अगर आपको YCOM निकालना है यानी इसी COM की वर्टिकल पोजीशन निकालनी है तो M1y1 प्लस M2y2 प्लस ये चलता जाएगा डिवाइडेड बाय एल्जेब्रिक सम ऑफ मासेस, ठीक है। अगर मान लीजिए यही 3D होता बेटा, ये अभी 2D में है ना x और y में, अगर ये 3D प्लेन में होता तो ये तीन कोऑर्डिनेट हो जाते x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो हमारा z और आ जाता, और उसके केस में हो जाता M1 z1 प्लस M2 z2 प्लस ये चलता जाता अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं इनके फॉर्मूलाज, और इन फॉर्मूले से कैसे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम इतना जान रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले अभी के लिए समझने हैं कि कब किस केस में कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ये हैं बच्चों COM कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। अब इन फॉर्मूलाज पे चलिए कुछ क्वेश्चन लगाए जाएं, देखते हैं कैसे हम लोग किसी भी बॉडी का COM कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये है हमारे पास एक प्रॉब्लम, ठीक है। आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर आप खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, गिव इट अ शॉट। अब देखिए कैसे किया जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जहां पर मास है आपका पहला M1 दिया है आपको 3 kg, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो देखिए पढ़ लेते हैं पहले। एक बॉडी है जिस पर मास 3 kg और उसका पोजीशन आपको दिया है, पोजीशन मतलब, और पोजीशन किस में दिया है, वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो गया बच्चों आपका R1, दैट इज 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और मास दिया है उसी बॉडी का 2 kg मास, ये हो गया हमारा दूसरा मास, और इस मास की आपको लोकेशन दी है वेक्टर फॉर्म में, R2 इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप मीटर, और आपसे बोला है पोजीशन बता दीजिए COM की। तो अभी मैंने आपको सिखाया था लिटिल वाइल बैक कि जब भी कभी भी वेक्टर फॉर्म में आपको कंटेंट दिया जाए, डेटा दिया जाए, तो आपको अगर COM की पोजीशन निकालनी है तो काम आएगा हमारा वो फॉर्मूला जिसमें वेक्टर फॉर्म है, M1 R1 वेक्टर
दो मासेस हैं तो दो तक ही जाइए, m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आप लोग। m1 वी हैव 3, r1 पोजीशन 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस m2 पोजीशन वी हैव 2, r2 4i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय द मास सम, मास है हमारे पास 3 प्लस 2। अब ये हमको सॉल्व करना है तो फटाफट से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6i प्लस 15j प्लस 8i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5। अब आप लोग बेटा लाइक टर्म को ऐड करिए, i को i के साथ, 6 प्लस 8 14, ये हो जाएगा आपके पास 14i कैप, 15j प्लस 4j यू विल गेट 19j डिवाइडेड बाय 5। अब आप लोग इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। RCM लोकेशन इन वेक्टर फॉर्म इज 14 बाई 5i कैप प्लस 19 बाई 5j कैप। ये है आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अब इस पोजीशन को कैसे पढ़ सकते हैं, देखिए x एक्सिस से 14 बाई 5 यूनिट पर है और y एक्सिस से 19 बाई 5 यूनिट पर है वो COM। दोबारा से सुनिएगा मैंने क्या बोला, आई कैप किसको दर्शाता है बेटा, आई कैप होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, जे कैप होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन। जरूर हमारा इस बॉडी का COM एक्स एक्सिस से 14 बाई 5 यूनिट पर और वाई एक्सिस से इतनी दूरी पर है, वहां मिल जाएगा आपको इस बॉडी का COM। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मासेस को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में अरेंज किया गया है। कैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल आप देख सकते हैं 60 डिग्री क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है इस अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हर मास का लोकेशन निकालेंगे इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अरेंज है एक 2D फिगर में, ये मास का लोकेशन ओरिजिन पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। वेरी सिंपल। अब आप देख सकते हैं ये बच्चों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का कंडीशन होता है कि सभी साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1, ये भी 1। अब बच्चों ये जो हमारा सेकंड मास है ये एक्स एक्सिस पर ही रखा है, वाई एक्सिस पे तो है नहीं, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है। और कितना डिस्टेंस दूर है ओरिजिन से, 1 मीटर, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1,0। तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स तो बहुत आसानी से मिल गए होंगे। अब बारी है बच्चों इस थर्ड की, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे निकालें। तो देखिए इसकी कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस मास की एक्स एक्सिस से दूरी लेनी है और वाई एक्सिस से वर्टिकल हाइट लेनी है कि ये कितनी ऊंचाई पर है और ये कितनी डिस्टेंस पर है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये 1 मीटर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये 1। अगर ये 1 मीटर है तो इसका हाफ करिए, यू विल गेट 1/2। तो 1/2 डिस्टेंस होगी, ये अगर 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, तो इसका एक्स एक्सिस से दूरी आ गया 1/2, ठीक है। दोबारा सुनना, अगर ये 1 है बच्चों तो ये इसके मिड में लाई कर रहा है, ठीक है। 1 का हाफ करिए 1/2 और बच्चों ये गैप पैरेलली 1/2 होगा, तो इसलिए ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस हो गई 1/2। अब बात करते हैं ये वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाला है। बहुत सारे बच्चे लिख देंगे सर 1, नहीं बेटा 1 तो ये स्लैंट हाइट होगी, ये जो टिल्टेड हाइट है ये है 1। आपसे ये वर्टिकल हाइट पूछ रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हाइट ये कितनी होगी। तो देखिए हम लोग इसे कैसे निकालते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। वैसे आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं पर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से इसे बताता हूं कर। सबसे पहले तो आप लेबलिंग कर लीजिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को भी कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज M। अब आप लोग बेटा क्या करिए, यहां पर ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल AMC हम लोगों ने ये ट्राइंगल कंसिडर किया हुआ है, दिस वन, ठीक है। इसको अगर हम निकालना चाहते हैं एक नया तरीका सीखिए, ठीक है। पाइथागोरस से भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट कभी कभार कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जहां पाइथागोरस काम ही नहीं करता है, तो हम लोग सिंपल वहां ट्रिगो का यूज करते हैं। वो क्या मेथड है जानिएगा। इसे हम लोगों ने ट्राइंगल लिया है, वो ट्राइंगल लेना जिसमें ये हाइट निकालनी है। अब इसको ऐसा करते हैं, डायग्राम से बाहर निकाल लीजिए, ऐसा है ये है AMC। अब बच्चों ये साइड आपको पता है क्या, 1 का आधा है ये 1/2 और ये भी पता है आपको 1, ठीक है। और ये आपको निकालना है, ये है 60 डिग्री। अब आप लोग क्या करिए, ये साइड आपको चाहिए और ये दो पता है तो कोई भी एक का यूज करो। यहाँ पर
ये अगर हमें निकालना है, ये हो गया परपेंडिकुलर एंगल के सामने, ये बेस, ये हाइपो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन दोनों साइड का यूज करके ये साइड निकालता हूँ। तो देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस आता है बेटा 10 में, तो आप लोग लगाएंगे tan थीटा, और थीटा कितना है इस ट्राइंगल में 60। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, नो डाउट आप परपेंडिकुलर बाय हाइपो साइन भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। परपेंडिकुलर हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज MC। बेस कितना है 1/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। tan 60 कितना होता है बेटा √3, यू विल गेट 2MC, और MC आ जाएगा √3/2। तो आपको ये डिस्टेंस मिल गया, M से लेके C तक का आपको डिस्टेंस मिल गया वर्टिकल, और कितना है, ये गलत है बेटा, कितना है √3/2। तो आपको आई होप सभी कोऑर्डिनेट समझ में आ गए होंगे कैसे हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब आप लोग क्या करिए, 3 मासेस हैं और आपको COM का लोकेशन निकालना है, और बेटा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे XCOM, यानी अगर इसका सेंटर ऑफ मास कहीं है तो उसकी x एक्सिस से कितनी दूरी है। तो आप लोग कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या लिखते हैं, m1x1 प्लस m2x2, कहाँ तक ले जाना है, 3 मासेस हैं, m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब बेटा यहाँ पर इसको 1 बोल दीजिए m1 मास, इसको बोल दीजिए m2 मास, इसको बोल दीजिए m3 मास, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लिख दीजिए x1 y1, ये है x2 y2, और ये है x3 y3। अब इनको आप लोग यूज करेंगे, देखिए कैसे। m1 पे आ जाइए, पहला मास कितना है 50, x1 कोऑर्डिनेट 0, प्लस उधर जाइए m2 कितना है 100, x2 कोऑर्डिनेट 1, थर्ड मास 150, x3 कोऑर्डिनेट 1/2। आप नीचे आप तीनों मासेस का सम लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है भाई मैथ्स की। 0 ये 100 हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल कर दीजिए आप 75 टाइम्स, अपॉन ये कितना हो गया 150 प्लस 150 300, अब ऊपर कितना आएगा 175 डिवाइडेड बाय 300। और बेटा डेसिमल में करना आप लोगों का काम है। ये आपकी लोकेशन आ गई XCOM, ठीक है। यानी x एक्सिस से कितना दूर होगा इस सिस्टम का COM, इतना यूनिट। अगर आपको YCOM निकालना है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, क्योंकि बेटा 2D फिगर है, तो वो COM की y एक्सिस से भी कुछ लोकेशन होगी। तो आप लोग लिखो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। गलत कर दिया ना, 3 मासेस हैं, प्लस m3 y3 प्लस m3। अब सिंपल सा है, डायग्राम में से देखकर वैल्यूज रखिए, और इसको आप बेटा खुद ट्राई करेंगे, डू इट योरसेल्फ, DIY, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। अब सपोज करिए, मान लीजिए जब ये कोऑर्डिनेट्स आ जाए ना आपके XCOM और YCOM, तो रफली यहाँ कहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी आपको पता लग जाएगा ये जो COM है सिस्टम का, वो x एक्सिस से कितना दूर है और y एक्सिस से कितना दूर है, ये आपको मिल जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस पर है और वर्टिकल कितना ऊपर है, ये आपको पता लग जाएगा। ऐसे किए जाते हैं COM के प्रॉब्लम्स। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।